हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट। तो आज हम जो है आपको कुछ क्वेश्चन पीजीटी के कराएंगे। अभी तक हम जो क्वेश्चन करा रहे थे वो टीजीटी पेपर से थे, तो अब हम यहाँ पर हम कुछ पीजीटी के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे आज। ठीक है, तो ये पेपर आपका ये पुराना पेपर है जो कि आपका पीजीटी से है। तो अब यहाँ पर ये पीजीटी के जो क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ, इससे पहले 50 क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। इससे पहले इसके पहले हमने पीजीटी का क्वेश्चन कराया था, इसमें जो एक 15 और 16 नंबर पर दो क्वेश्चन हैं जो कि जिसके आंसर जो हमने बताए थे वो नहीं होंगे, उसकी जगह पर दूसरा आंसर होगा। अब ये जैसा कि अभी मैं जब इसको चेक कर रही थी, देख रही थी आपको भेजने के लिए, तो उस टाइम मैंने ये देखा कि इसमें दो क्वेश्चन जो है 15 और 16 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो हमने बताया था वो नहीं होगा। तो ये आप प्लीज इसको जो है चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको फिर से जो है आप यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको पीडीएफ नहीं भेजा हुआ है क्योंकि इसमें जो ये दो क्वेश्चन थे इसके आंसर गलत है। इसके आंसर मैं सही करके फिर आपको पीडीएफ भेजती हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये आप इसको सही कर लीजिएगा, दो क्वेश्चन के आंसर। आई डोंट नो ये कैसे गलत हो गया, बट हो जाता है कभी कभी। ओके, बट यहाँ पर मैं सही करवा दे रही हूँ जिससे कि आप एग्जाम में आपका गलत ना हो। तो अगर ऐसा कभी भी कुछ मुझे लगता है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं और वो कहीं पर गलत है या गलत आंसर मैंने बताया हुआ है, तो मैं जरूर उसको यहाँ पर सही करवा दूंगी। तो उसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा। तो यहाँ पर आप इसको सही कर लो। देखिए, इसको पहले मैं हटा देती हूँ और इसको मैं दिखा भी दूंगी आपको जिससे आपको कंफर्म हो जाए। देखिए, वास्तविक आय को कौन सी आय कहते हैं? ठीक है, आय भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रियल इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनकम। कौन सा इनकम बोलते हैं इसको? तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको कि मानसिक आय यानी कि साइकिक इनकम इसको कहते हैं, लेकिन जो वास्तविक आय है उसको जो है साइकिक आय नहीं कहते हैं, बल्कि रियल इनकम अलग है और साइकिक इनकम अलग है। यानी कि ये इनकम का पार्ट है। इनकम जो है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। ये देख सकते हो आप, इनकम जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पारिवारिक आय एवं आय के प्रकार। तो एक जो पहला इनकम में पहला जो होता है वो मनी इनकम होता है, जिसे कि हिंदी में हम मौद्रिक आय बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस पीडीएफ में। हाँ जी, तो ये है पहला जो होता है वो मौद्रिक आय होता है। ठीक है, अब मौद्रिक आय जो है वो आय का प्रवाह परिवार में मुद्रा, रुपए, पैसों आदि के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ पर और परिवार को मौद्रिक आय किस फॉर्म में मिलती है? ये हमें वेतन, मजदूरी और ब्याज के लाभ आदि से प्राप्त होती है। और ये जो है एक अमानवीय संसाधन है। तो ये तो आप जानते ही हो, तो आपको पता चल गया ना, जो हमें पैसे मिल रहे हैं, रुपए मिल रहे हैं, इसके रूप में जो होता है वो मनी इनकम होता है। और हमें किस रूप में मिलती है? ये वेतन, मजदूरी और ब्याज के लाभ के आदि से प्राप्त होती है मौद्रिक आय। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ देख सकते हो कि ये मौद्रिक आय हो गई। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि मौद्रिक आय जो होती है इससे उनके पास क्रय शक्ति आ जाती है। जिससे मौद्रिक आय क्या होता है कि ये परिवार और परिवार के सदस्यों के लिए मूल्यवान होती है, क्योंकि इनसे क्या होता है उनके पास क्रय शक्ति आ जाती है। यानी कि आप कुछ भी खरीद सकते हो, जैसे वस्तु और सेवाएं हैं, गुड्स और सर्विसेज है, भोजन, वस्त्र, आवास है, ये सब आप खरीद सकते हो जो कि हर परिवार की जरूरत होती है। तो पहला आपका मौद्रिक आय हो गया। और दूसरा जो होता है वो होता है वास्तविक आय, जिसे कि हम रियल इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस और क्रैंडल के अनुसार बताया गया है कि जो वास्तविक आय है वो वस्तुओं और सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो किसी परिवार को एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होती है। ओके, तो यहाँ पर नहीं, ठीक है, तो मौद्रिक आय आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो दिया गया है रियल इनकम, यह बताया गया है कि ये वस्तु
वह सेवाओं के उस प्रवाह को कहते हैं जो किसी परिवार को एक निश्चित समय में उपभोग के लिए प्राप्त होती है। यानी कि जो वस्तु और सेवाएं हैं वही आपकी वास्तविक आय है, यानी कि रियल इनकम है। अब जो वास्तविक आय है ये वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त होती है, ठीक है, जो मौद्रिक आय को व्यय करने से मिलती है। यानी कि जब आप मनी को, पैसे को व्यय करते हो, खर्चा करते हो, तब आपको वस्तु और सेवाएं प्राप्त होती है, यानी कि रियल इनकम आपको प्राप्त होती है। और ये दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय, जो आपकी रियल इनकम है, ठीक है। अब प्रत्यक्ष आय में आप देख सकते हो रियल इनकम में ही दो चीजें बताई गई हैं कि ये प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, यानी कि डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि जिसमें कि जो भी वस्तु और सेवाएं हैं उनको परिवार के सदस्यों को बिना धन के उपयोग से प्राप्त होती। जैसे कि एक कंपनी में काम करने वाला कोई कर्मचारी है तो उसको रहने के लिए जो मकान है वो मुफ्त में मिला हो, तो वो आपका प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कंपनी में काम कर रहा था, अब उसको उसी कंपनी की तरफ से ही रहने के लिए मकान मुफ्त मिल गया, तो यहाँ पर पैसे का यानी कि धन का कोई खर्च नहीं हुआ है, इस वजह से ये प्रत्यक्ष आय में आ गया। और जो अप्रत्यक्ष आय है इसमें क्या है कि वस्तु और सेवाएं जो कि परिवार के सदस्यों को किसी वस्तु के बदले यानी कि मुद्रा के बदले में मिली, यानी कि पैसा खर्च करके मिल रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति अपनी मौद्रिक आय से यानी कि मनी इनकम से भोजन की सामग्री खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है या वाहन खरीद रहा है, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी अप्रत्यक्ष वास्तविक आय में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पैसे का खर्च हो रहा है, पैसा खर्च करके सामान लिया जा रहा है, तो वो अप्रत्यक्ष में आ जाएगा। ओके, यानी कि आपकी जो रियल इनकम है वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। अब यहां पर है साइकिक इनकम, जो तीसरा है, ठीक है। तो ये रियल इनकम और साइकिक इनकम एक ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। ये टाइप्स ऑफ इनकम में आ जाते हैं, पहला मनी इनकम, दूसरा रियल इनकम और तीसरा साइकिक इनकम। अब साइकिक इनकम को हिंदी में हम बोल रहे हैं मानसिक आय, और मानसिक आय इसके बारे में जो हमने बताया था वो बात सही है कि ये क्या होता है, साइकिक इनकम जो है सेटिस्फैक्शन से प्राप्त होता है। यहां पर देखिए अब लिखा हुआ है कि मानसिक आय के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा उसकी वास्तविक आय से यानी कि रियल इनकम से प्राप्त संतोष को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि जो वस्तु और सेवाएं हैं उनसे जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसको मानसिक आय यानी कि साइकिक इनकम कहते हैं, जो कि हमें रियल इनकम से प्राप्त हो रही है। अब परिवार के सदस्यों की संतोष की अनुभूति तब होती है जब प्राप्त आय का उपयोग सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, देखिए अब सबकी परिवार में हर एक की आवश्यकता अलग अलग होती है, ठीक है। किसी को टीवी देखना पसंद है, किसी को चाय पीने से अधिक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किसी को टीवी देखने से सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, या फिर किसी को जो है खेलने से, स्पोर्ट में बहुत ज्यादा वो उससे सेटिस्फाइड हो रहा है, तो कोई कुकिंग करके सेटिस्फाइड हो रहा है। तो सबकी साइकिक जो इनकम है वो अलग अलग होती है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका हो गया साइकिक इनकम। ठीक, तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि जो रियल इनकम है और साइकिक इनकम है वो अलग अलग होता है, जो कि हमने पहले बताया था कि वो एक जैसा होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, हमने ये आपका 15 वाला जो क्वेश्चन था ये क्लियर हो गया, ठीक है, कि रियल इनकम क्या होता है और साइकिक इनकम क्या होता है। ठीक, अब टोटल इनकम में क्या, टोटल इनकम में तो सारी आ जाएंगी आपकी ये, तो इस वजह से ये टोटल इनकम तो हो नहीं सकता है। तो ये टोटल इनकम में आपका जो साइकिक इनकम है, सेटिस्फैक्शन है, वो नहीं आता है, बल्कि आपका जो मनी इनकम है और जो रियल इनकम है वो इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर आपका टोटल तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ओके, मनी इनकम होगा नहीं ये, और साइकिक इनकम जो है ये अलग ही है। तो बचा कौन सा आपका, डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है, तो यहाँ पर ये प्रत्यक्ष जो है में आ जाएगा, ठीक है, वास्तविक आय। तो इसका राइट आंसर जो है वो पहला होगा। फिर इसके बाद में जो 16 क्वेश्चन है इसमें था कि मनुष्य की इच्छा और रुचि से उत्पन्न होते हैं क्या चीज, ग्रो आउट ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड डिजायर्स। तो इसमें हमने बताया था लक्ष्य, तो ये लक्ष्य नहीं होगा, ठीक है। ये आपका जो राइट आंसर इसका होगा वो होगा मूल्य, वैल्यू होगा। वैल्यू जो होती है वो मनुष्य की इच्छा और रुचि से उत्पन्न होते हैं। चूंकि वैल्यू, गोल्स और स्टैंडर्ड ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है,
जब मैंने आपको ये आंसर बताया था अभी मैंने बहुत मतलब देखकर ही आपको बताया था, बट उस टाइम पर मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, तो इस वजह से यहाँ पर लक्ष्य जो है आपको बताया था, क्योंकि ये मुझे लगा कि इच्छा और रुचि से लक्ष्य ही हमारा उत्पन्न होता, बट यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका वैल्यू होगा, जो कि मनुष्य की इच्छा और रुचि से उत्पन्न हो रहा है। तो प्लीज इसको, इन दोनों क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने सही बता दिया है, ठीक है। अब इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ये वाला पीडीएफ, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, और जो और बच्चे हैं उनको ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम नए क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पीजीटी के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, ठीक है। अब देखिए इसका इंग्लिश में यहाँ पर नहीं ला पाई हूँ, जैसा कि पहले मैंने करवाया था हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि कुछ बच्चों ने कहा था कि इंग्लिश में भी करवाई, बट यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में यहाँ से प्रोनाउंसिएट, मतलब यहाँ पर इंग्लिश में बोल करके आपको बता दे रही हूँ, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन विच ईयर, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष ये पारित हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा, 56 दिया है, 75, 86 और 96 दिया है, इसका राइट आंसर है 1986, ये होगा। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो आपका 1986 में पारित हुआ है, यानी कि पास हुआ है। अच्छा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, कि पास हुआ पूछा जा रहा है, यानी कि कब वो एक्टिव हुआ है, या फिर पूछा जा रहा है कब लागू हुआ है, लॉन्च हुआ है, क्योंकि इनमें क्या होता है, ईयर का डिफरेंस होता है। क्योंकि जब लॉन्च होता है, यानी कि जब लागू होता है, जो पहले आता है तो वो पहले मतलब हो सकता है ईयर, पहले ईयर में आ गया, ठीक है, उसके बाद में 1 साल बाद, 2 साल बाद में वो एक्शन में आता है। तो यहाँ ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है एक ईयर हम रट लेते हैं कि कब हुआ है, 1 ईयर हो गया, लेकिन अब उसमें ध्यान देना होगा कि वो पास पूछा जा रहा है, कब पास हुआ है या कब एक्शन में आया है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। फिर दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? रिटेंशन ऑफ नॉलेज इज मोस्ट इफेक्टिव इफ वी यूज, यानी कि हम किन साधनों का यूज करेंगे, किन रिसोर्सेस का यूज करेंगे कि जिससे कि जो रिटेंशन ऑफ नॉलेज है वो आपका इफेक्टिव हो, ज्यादा इफेक्टिव हो। श्रव्य साधनों का, यानी कि ऑडियो एड्स का यूज करेंगे, या फिर दृश्य साधनों का, यानी कि वीडियो एड्स का यूज करेंगे, या फिर ऑडियो विजुअल दोनों का करेंगे, या फिर व्यवहारिक अनुभव द्वारा, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा। तो ऑडियो होगा, विजुअल होगा, या फिर ऑडियो विजुअल होगा, या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो सबसे ज्यादा जो रिटेंशन ऑफ नॉलेज होता है वो कब होता है? जब आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको होता है, यानी कि जब कोई चीज आप खुद करके देखते हो, अपने व्यवहार में उसका उपयोग करके तब उसका एक्सपीरियंस लेते हो, अनुभव करते हो, तो वो चीज आपको याद रहती है, वो चीज आप कभी भी नहीं भूलते हो, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं। ओके, सेल्फ हेल्प फीचर्स कंटेन्स क्या क्या? हुक एवं अच्छिका, अच्छिका मत का मतलब है यहाँ पर आई होल। तो इंग्लिश वाले बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी बोल दूंगी, ठीक है। उसके साथ साथ में जो टर्म ऐसे होंगे हमें लगेगा वो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख दूंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बटन एवं काज, बटन आप जानते हो, और काज का मतलब है बटन होल। रिबन एंड डोरी, और यहां पर है इलास्टिक एंड चुटपुट, चुटपुट को इंग्लिश में बोलते हैं स्नैप, ठीक है। तो यहां बताना है सेल्फ हेल्प फीचर में आते हैं, तो बच्चों को ध्यान में रख करके आपको बताना है कि जो खुद से वो अपना आसानी से कर सकें काम, वही हो गया कि सेल्फ हेल्प फीचर का मतलब है खुद अपनी मदद कर सकें जिन फीचर्स का यूज करके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका इलास्टिक और चुटपुट। तो इलास्टिक और चुटपुट क्या होता है, उसमें कहीं भी कुछ भी फंसाना नहीं होता है, ठीक है, बस केवल चुटपुट भी आसानी से खुल जाता है, बंद हो जाता है, और इलास्टिक भी, उसमें बच्चे क्या हो आसानी से जिन कपड़ों में चुटपुट या फिर इलास्टिक लगी होती है वो आसानी से पहन भी सकते हैं और उसको जो है आराम से उतार भी सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कब स्टार्ट हुआ है?
ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 में, या फिर 5 सितंबर 1954 में, 2 नवंबर 1956 में, या फिर 10 अक्टूबर 1958 में। तो ये आपको सभी को जैसे पता ही होगा 2 अक्टूबर 1952 में। ठीक है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कभी कभी सिर्फ ईयर पूछ लेता है और कभी कभी डेट के साथ में पूछता है, यानी कि मंथ के साथ में, डेट और मंथ। तो ये भी आप याद कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उनके। 2 अक्टूबर 1952, जैसे ये चीज आपको अक्सर ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो इसमें ये 2 अक्टूबर लिखा ही हुआ आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की जरूरत होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था। धात्री अवस्था का मतलब है लैक्टेशन। ठीक है, गर्भावस्था आप जानते हो प्रेगनेंसी, वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज हो गया, बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड हो गया, और किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस पीरियड हो गया। तो किस टाइम पर अधिक प्रोटीन की जरूरत पड़ती है? तो ये आपका सी आंसर है, गर्भावस्था और धात्री अवस्था में, यानी कि लैक्टेशन पीरियड में प्रोटीन की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। फिर है कि भारत सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना आरंभ की गई। ठीक है, जवाहर रोजगार, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, जवाहर रोजगार योजना ही बोलते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कब आरंभ की गई है, स्टार्ट की गई है? 1989 में, 72 में, 75 में, या फिर 79 में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1989 में। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर है, मिलावट निरोधक अधिनियम कब लागू किया गया? मिलावट निरोधक अधिनियम, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, यानी कि PFA इसको कहते हैं हम शॉर्टकट में, PFA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट। ओके, तो ये पूछा जा रहा है कब लागू किया गया है, या लागू का मतलब है कब लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, 1 जून 1955, 1 अगस्त 1956, या फिर 1 मई 1957, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो PFA एक्ट वो कब आया है एक्शन में, तो वो 1956 है। ठीक, तो क्या हुआ था ये क्वेश्चन जब ये हमने जिस टाइम मैंने पेपर दिया था तो उस टाइम मैं भी गलत करके आई थी, मैंने इसमें 56 लगाया था। ठीक है, लेकिन 56 इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है 1 जून 1955, यानी कि लॉन्च पूछा रहा है कब लागू हुआ है। ठीक है, तो लागू हुआ है ये 1 जून 1955 को। ठीक है, यही चीज मैं बोल रही थी कि क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है कि ये पूछा क्या जा रहा है, और डेट पर भी, डेट और मंथ। तो यहां पर 1 जून 1955 होगा, ना कि 1 अगस्त 1956। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि ये आंसर है 1 जून 1955 इसका राइट आंसर। अच्छा, ये राइट आंसर जो है ये आपका जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा आयोग है, यानी कि UPSC SSB है, इनके द्वारा ये आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ये मैं खुद से नहीं बता रही हूं, ये आंसर की से है, जो राइट आंसर की दी गई थी उसी से ये आंसर है। तो ये आपका राइट है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि यहां पर 1955 होगा, क्योंकि उन्होंने इसको ही सही की माना है। फिर है, एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ते हैं? वातावरणीय दशाएं यानी कि इन्वायरमेंटल कंडीशन, या फिर विपत्ति यानी कि क्राइसिस, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, और पोषक पदार्थों की कमी यानी कि शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिशन। तो एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट में लड़ते हैं? तो ये आप सभी को पता है, संक्रमण के अगेंस्ट में, इन्फेक्शन। फिर मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है। 9th क्वेश्चन है, मूल्य है, स्तर है, लक्ष्य है, या फिर उपरोक्त सभी है। अब इसकी इंग्लिश में बता दूं, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, यहाँ पूछा जा रहा है कि हमारे बिहेवियर में मोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मूल्य है यानी कि वैल्यू है, या फिर स्तर का मतलब स्टैंडर्ड, और लक्ष्य का मतलब गोल। तो कौन से हैं हमारे प्रेरणा तत्व, मोटिवेटिंग फैक्टर हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मूल्य, यानी कि वैल्यू, ये मोटिवेटिंग फैक्टर है। 10वां क्वेश्चन है, पेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने से हो जाती है? यानी कि मसल फटीग इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, किसके एक्यूमुलेशन से मसल फटीग हो जाती है? साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर लैक्टिक एसिड? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लैक्टिक एसिड। ठीक है, फिर है 11 क्वेश्चन कि मनुष्य में रेक्टम एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। इन ह्यूमन बॉडी रेक्टम इज अ पार्ट ऑफ, यहां पूछा जा रहा है कि जो रेक्टम है वो किसका पार्ट है?
हमारे शरीर में जो सिस्टम है, तंत्र है, उसमें से रेक्टम किसका पार्ट है, किससे संबंधित है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, या फिर उत्सर्जन, या फिर परिवहन। ओके, तो ये है आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ये, और श्वसन का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, और परिवहन का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो रेक्टम किसका भाग है? ये आपका पाचन तंत्र का, डाइजेस्टिव सिस्टम में, और रेक्टम ये पार्ट है। और किसका है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, बड़ी आंत का। ठीक है, लार्ज इंटेस्टीन का है ये। रेक्टम, कोलम होता है ना, ये आपके जो लार्ज इंटेस्टीन होती है उसके पार्ट होते हैं। सीकम 3 होता है, कोलन, रेक्टम और सीकम, ये आपका लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट होता है। और जो स्मॉल इंटेस्टीन होता है उसमें भी 3 होते हैं, डियोडनम, जेजुनम और इलियम। ओके, तो दोनों को आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाए, दूसरा भी आ सकता है। फिर यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है कि कटलरी के अंतर्गत आते हैं। कटलरी आप सभी जानते ही हो, घर में यूज होती है। चम्मच, छिलनी, कद्दूकस है, चम्मच, चाकू, छिलनी है, कांटे, कद्दूकस, चम्मच है, या फिर चाकू, कांटे और चम्मच है। अब कटलरी का ध्यान दीजिएगा, कटलरी का मतलब है जो घर में यूज हो रही है। तो इसमें से राइट आंसर ABCD में से कौन सा होगा? राइट आंसर इसका डी है। ठीक है, चाकू, कांटे और चम्मच, जिसे आप कट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये चम्मच तो आ जाएगा इसमें, लेकिन छिलनी और कद्दूकस नहीं आएगा, कटलरी के अंदर नहीं आता है। यहाँ पर चम्मच है, चाकू है, लेकिन छिलनी है तो ये भी नहीं होगा। कांटे तो हो जाएगा, लेकिन कद्दूकस इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर चाकू, कांटे और चम्मच ये तीनों है, तो ये वाला राइट आंसर होगा आपका। फिर है 13 क्वेश्चन कि इनमें से कौन मानवीय साधन नहीं है? मानवीय का मतलब है कौन सा ह्यूमन रिसोर्स नहीं है इसमें से? ज्ञान, शक्ति, रुचि या फिर धन। तो आप सभी को पता है कि नॉलेज और एनर्जी और ये इंटरेस्ट, ये आपकी किस में आ जाते हैं? ये ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। लेकिन जो धन है, मनी है, ये आपकी नॉन ह्यूमन में आती है। तो यहाँ पर पूछा है मानवीय साधन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पर भी ध्यान देना है आपको। नहीं है तो वो धन है, नहीं है, मनी आपका नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। फिर है 14 क्वेश्चन है कि कठपुतली एक है क्या? दृश्य साधन, श्रव्य, दृश्य श्रव्य यानी कि ये विजुअल है, ऑडियो एड्स है, ऑडियो विजुअल दोनों है। तो ये कई बार क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, ये आपका ऑडियो विजुअल दोनों में आ जाता है। फिर है 15 क्वेश्चन है कि सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है। द बैंडेज टाइड फॉर द हेड इज किस आकार की? चौकोर, लंबी, षटकोण या फिर त्रिकोणी। षटकोण का मतलब है हेक्सागन। ओके, त्रिकोणी का मतलब ट्रायंगुलर, लंबी का मतलब लॉन्ग और चौकोर का मतलब है स्क्वायर। तो सिर के लिए सामान्यतः जो पट्टी बांधी जाती है सामान्य रूप से, वो आपकी बांधी जाती है त्रिकोणी यानी कि ट्रायंगुलर। फिर है ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं। वार्प और वेफ्ट। ठीक है, वार्प एंड वेफ्ट थ्रेड्स आर टाइड इन एंड डाइड इन, यानी कि टाई और डाई की जाती है। ताने और बाने के धागे, ध्यान दीजिएगा, धागे रंगे जाते हैं किस में? बांधनी में, पटोला में, या फिर दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर है वो है पटोला, जो कि गुजरात के में फेमस है। अब देखिए, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? बांधनी और पटोला। बांधनी का मतलब ये होता है टाई एंड डाई, ठीक है, और पटोला जो है ये आपका, इसमें ताने और बाने के धागे रंगे जाते हैं, जो कि गुजरात में फेमस है। अब बांधनी और पटोला दोनों रंगों में क्या होता है कि टाई एंड डाई विधि से तैयार की जाती है। यानी टाई एंड डाई तो है ही, बांधनी और पटोला दोनों में टाई एंड डाई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? अंतर यह है कि पटोला में वस्त्र बनाने के धागों को पहले ही रंग लिया जाता है। ठीक है, यानी कि पहले धागों को रंग लिया जाता है, उसके बाद में वस्त्र तैयार किया जाता है। ठीक, तो यहां पर भी पूछा है कि धागे रंगे जाते हैं जो ताने और बाने के हैं, तो वो पटोला में हो गया। ठीक है, और जो बांधनी वस्त्र है यानी कि जो टाई एंड डाई जो कपड़े होते हैं, उनमें क्या होता है कि बांधनी जो है वस्त्र बना लेने के बाद रंगे जाते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है कि वस्त्र को कलर किया जाता है। बांधनी में, टाई एंड डाई में जब वस्त्र बन जाता है उसके बाद में उसको कलर किया जाता है। आपने भी टाई एंड डाई का घरों में यूज किया होगा, तो वस्त्र को कलर किया जाता है, और पटोला में धागे को रंगा जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है। ओके, तो ये
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं कई बार बोल चुकी हूं। तो यहां पर देखिएगा कि आप ताने और बाने के धागे नहीं जाते, तुरंत आप बांधने पर टिक कर दोगे, लेकिन यहां पर धागे पूछा है जो कि पटोला में रंगे जाते हैं। फिर है निम्नलिखित में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं। आहार नियोजन का मतलब है कि फूड प्लानिंग, मील प्लानिंग, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रभावित करते हैं इसको। आयु है, शारीरिक आवश्यकता है, व्यवसाय है यानी कि आपका जो ऑक्यूपेशन है, एज है, या फिर जो है फिजिकल नीड्स है, या फिर सभी हैं। तो सभी हैं, सभी प्रभावित करते हैं मील प्लानिंग को, क्योंकि अलग अलग आयु के लोगों को भाई अलग अलग इंटरेस्ट रहता है, और जिन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग भी आपको मील प्लान करना पड़ता है, और जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। फिर है फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं किसके, विटामिन के, पानी के, ऊर्जा के, या फिर प्रोटीन के। तो ये आप भी सभी को पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विटामिन और मिनरल के अच्छे स्रोत होते हैं। फिर है यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 19वां है ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग का मतलब है, इंग्लिश में भी ग्लेजिंग ही बोलते हैं, ग्लेजिंग दी जाती है। ग्लेजिंग का मतलब है चमक। नैपिंग से, साइजिंग से, गोंद और स्टार से, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर पूछा जा रहा है ग्लेजिंग गिवन बाय, ठीक है, यानी कि किससे दी जाती है, किस चीज से। तो यहां पर इसका राइट आंसर है गोंद और स्टार्च, यानी कि गम एंड स्टार्च से दी जाती है। नैपिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। नैपिंग तो हम बता चुके हैं आपको पहले भी कि रेजिंग जो इफेक्ट लाने के लिए जो कपड़ों पर ऊपर कपड़े मतलब धागों को, रेशों को उभारा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी ब्रशिंग कर दी जाती है, उनको कट कर दिया जाता है, तो ये रेजिंग इफेक्ट देते हैं। और साइजिंग क्या होता है, देखिए साइजिंग में और ग्लेजिंग में डिफरेंस क्या है कि ग्लेजिंग से पहले, ग्लेजिंग देने से पहले साइजिंग वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी कि पहले क्या होता है साइजिंग में, और साइजिंग में होता क्या है कि पहले कपड़े पर गोंद और स्टार्च का प्रयोग किया जाता है, कपड़ों पर गोंद और स्टार्च का प्रयोग किया जाता है, जिसे कि साइजिंग बोलते हैं। यानी कि साइजिंग प्रोसेस के अंदर कपड़ों में गोंद और स्टार्च लगाए जाते हैं, उसके बाद में ग्लेजिंग प्रोसेस होती है चमक उत्पन्न करने के लिए। ओके, तो यहां पर पूछा है ग्लेजिंग दी जाती है किससे, गोंद और स्टार्च से, ठीक है। और साइजिंग में क्या होता है, गोंद और स्टार्च का कपड़ों पर प्रयोग किया जाता है। ओके, फिर है 20वां क्वेश्चन है कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, ये किसने लिखी है पुस्तक। टाइडमैन ने, पियाजे ने, डार्विन ने, या फिर प्रेयर ने। तो ये पियाजे की बुक है, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, पियाजे के द्वारा लिखी गई है। फिर है मार्थंडम योजना प्रारंभ की गई किसके द्वारा। मार्थंडम प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा, एफ.एल. ब्रैने के द्वारा, आर.एन. टैगोर के द्वारा यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर गांधी जी के द्वारा। तो जो मार्थंडम योजना यानी कि प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो स्पेंसर हैच के द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा जो एफ.एल. ब्रैने हैं इनके द्वारा कौन सा स्टार्ट किया गया है, एफ.एल. ब्रैने के द्वारा, इनके द्वारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था वो है आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट, सॉरी। तो यहां मैं इनका भी बता देती हूं साथ साथ में। गुड़गांव प्रोजेक्ट इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। एफ.एल. ब्रैने ने गुड़गांव प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और कहां पर किया था, हरियाणा में, ठीक है। और ईयर क्या है इनका, 1920 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और जो ये आपके स्पेंसर हैच हैं, इन्होंने, इनके द्वारा जो मार्थंडम योजना स्टार्ट की गई थी प्रोजेक्ट, ये 1928 में स्टार्ट की गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था उसका नाम है श्री निकेतन, श्री निकेतन, ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये किया गया था, ओके। और ये बंगाल में किया गया था, और इसका भी ईयर जो है 1920 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आपका गुड़गांव प्रोजेक्ट का और श्री निकेतन प्रोजेक्ट का, ये दोनों का जो है आपका 1920 डेट सेम है, बट ये जो है गुड़गांव एफ.एल. ब्रैने के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और श्री निकेतन ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था सेवाग्राम, ठीक है। सेवाग्राम गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और कहां पर, वर्धा में, वर्धा में स्टार्ट किया गया था, और इसका भी ईयर 1920 ही है। तो ये देखिए बेस्ट पॉइंट है आपके लिए कि तीनों का ईयर 1920 है, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक और प्रोजेक्ट होता है इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है।
इटावा प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? ये आपका स्टार्ट किया गया था अल्बर्ट मेयर के द्वारा, अल्बर्ट मेयर। ओके, और जो इसका ईयर है ये है 1948, 1948। ठीक है, 1948, 48 है। अल्बर्ट मेयर के द्वारा इटावा पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। और एक और बता देती हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आप देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आ सकता है, तो जितना मैं बता सकती हूँ उतना मैं आपको बता देती हूँ। एक है नीलोखेरी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, नीलोखेरी प्रोजेक्ट। ये स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा? एसके डे के द्वारा, एसके डे। और इसका ईयर है, इसका भी ईयर है 1948। तो देखिए दो आपका इटावा पायलट प्रोजेक्ट और नीलोखेरी प्रोजेक्ट, ये 1948 में है, ये एसके डे के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और ये आपका अल्बर्ट मेयर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। चलिए, तो ये हो गया प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा, आप इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। वैसे मैं फिर ये आपको प्रोवाइड भी करा दूंगी PDF, आपको चैनल पर भी मिल जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पर जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं उनको मिल जाएगा। फिर 22वां क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के संवेग हैं, इमोशंस ऑफ द नियोनेट। तो पहला है ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम यानी कि जेलसी, एंगर और लव। दूसरा है भय, क्रोध, प्रेम यानी कि फियर, एंगर, लव। प्रेम, हंसना, रोना या फिर भय, रोना और ईर्ष्या। तो नियोनेट के नवजात शिशु का पूछा गया है, तो उसके अंदर क्या होगा? भय होगा, डर रहता है, ठीक है, बच्चों के अंदर। एंगर, क्रोध भी रहता है कि क्रोध भी दिखाते हैं वो, और प्रेम, लव भी होता है, प्रेम भी दिखाते हैं। तो जो नियोनेट के इमोशंस हैं उसमें फियर, भय, क्रोध और प्रेम ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए हंसना तो बच्चे नियोनेट में होता नहीं है। ओके, और जो है क्राइंग, वीपिंग, ये तो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो बेस्ट है ये संवेग में रोना, तो ये आपका संवेग नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, और ईर्ष्या, क्रोध और प्रेम, ईर्ष्या तो होगी नहीं, बच्चा है अभी, पैदा होते ही तो वो ईर्ष्या करने नहीं लगेगा, जेलसी होगी नहीं, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका बेस्ट ऑप्शन सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ 23 क्वेश्चन है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है, ये किसने कहा है? होम मैनेजमेंट इज लाइक अ डैम, डैम, ठीक है, डैम मीन्स बांध। होम मैनेजमेंट इज लाइक अ डैम बाय विच रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड, हु सेज, किसने कहा? निकल ऑर्सी ने, राजमल पी देवदास ने, कॉटजिन ने या फिर ग्रॉस एंड क्रैंडल ने। तो ये राजमल पी देवदास जी ने कहा है कि गृह व्यवस्था एक बांध के समान है, यानी कि डैम के समान है, जिसके द्वारा संसाधनों को नियमित किया जाता है, यानी कि उनको रेगुलेट किया जाता है। फिर है 24 क्वेश्चन कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू? उपकला, संयोजी, पेशीय या फिर तंत्रिका। उपकला का मतलब है एपिथेलियल टिश्यू या फिर कनेक्टिव टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू और या फिर न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो जो ब्लड है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, संयोजी ऊतक है। फिर है 25 क्वेश्चन, रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है। द ब्लड शुगर लेवल एंड ऑक्सीजन इज कंट्रोल्ड बाय, किस ग्लैंड के द्वारा? एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्लड शुगर और ऑक्सीजन को कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा? ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा मतलब कंट्रोल किया जाता है। तो ये मैं आपको ग्लैंड के बारे में बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो उसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इसको। एड्रिनल ग्लैंड, देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको कि मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और इसमें भी आपका एक तो अग्र पिट्यूटरी होता है यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, एक पश्च पिट्यूटरी यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, दो होते हैं। और इसमें जो आपका, जैसे ये भी क्वेश्चन आता है किस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, तो ये आपका पिट्यूटरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पिट्यूटरी को हिंदी में पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, अब जो है अगर मान लीजिए ये अगर ऑप्शन में आपका अग्र पिट्यूटरी यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी और जो है पश्च पिट्यूटरी यानी कि पश्च पीयूष ग्रंथि दोनों दिया हुआ है, तो उसमें भी आपका जो आपका अग्र पीयूष ग्रंथि है यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी है वो आपका मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सिर्फ पिट्यूटरी दिया है तब तो आप वही लगाओगे, लेकिन अगर दोनों दे दिया है, अग्र और पश्च दोनों दे दिया है, तो उसमें अग्र वाला
होगा, आपका मास्टर ग्लैंड कहलाता है। ठीक है, और ये जो है अन्य ग्रंथियों को के कार्य को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, जो अन्य ग्लैंड्स हैं उनके कार्य को, कि मास्टर ग्लैंड इसीलिए कहा जा रहा है कि ये और जितनी भी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो थायराइड ग्लैंड हो, चाहे वो जो भी ग्लैंड हो, सबके कार्य को कंट्रोल करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में कौन कौन से हार्मोन्स आ जाते हैं, इसमें आपका वृद्धि हार्मोन आ जाता है, प्रोलैक्टिन आ जाता है, प्रोलैक्टिन या फिर इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं, जिसमें कि आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, और थायराइड स्टिमुलेटरी हार्मोन TSH जिसे बोलते हैं वो भी आ जाता है। इसके अलावा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH आ जाता है। ठीक है, इनके फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे कि LH बोलते हैं शॉर्टकट में, तो ये भी आ जाता है। ठीक है, जो कि ये आपके जो क्या बोलते हैं, मेल्स में जो टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, इन हार्मोन्स को उत्पन्न करता है और इनको कंट्रोल भी करता है, सिक्रेशन को। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, इनको कंट्रोल करने का काम आपका ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है। ठीक है, जो कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि FSH ये भी आ जाते हैं, इसमें भी आपके जो है, चलिए अच्छा। फिर पश्च पिट्यूटरी जो होता है उसमें क्या कौन कौन से एंटी डायूरेटिक हार्मोन आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन आ जाता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो कि आपका मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ठीक है, तो ये हो गया आपका। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अगर ये आता है क्वेश्चन कि मिल्क इजेक्शन और मिल्क प्रोडक्शन दोनों में डिफरेंस है, अगर मिल्क इजेक्शन के लिए पूछता है कि कौन सा जो है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो वो ऑक्सीटोसिन होता है मिल्क इजेक्शन के लिए, और अगर मिल्क प्रोडक्शन के लिए पूछा जा रहा है तो वो प्रोलैक्टिन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। फिर थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि जो होती है, तो ये आप जानते हुए कि थायरॉक्सिन हार्मोन इसके द्वारा सिक्रीट होता है, और ये स्पेशली आपका जब भी थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है तो इसकी वजह से ग्वाइटर हो जाता है। ओके, तो ये आपको पता ही है। चलिए, तो इतना हो गया। हाँ, एड्रिनल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। वैसे मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार बताती हूँ। और जो ये आपका एड्रिनल ग्लैंड है, इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो दो एड्रिनल ग्रंथियां हैं वो हमारी जो किडनी होती है दोनों, उसके ऊपर और सामने के भाग पर स्थित होती हैं, इस वजह से इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। अब इसमें भी आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला, और एक एड्रिनल मेडुला, हाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है। ठीक है, और एक एड्रिनल मेडुला होता है। कॉर्टेक्स जो है वो बाहर वाला भाग होता है, और इससे जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, इसमें आपका मिनरलो कॉर्टिकॉइड होता है, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है, और तीसरा सेक्स हार्मोन्स या फिर गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स होता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स तो ये मिनरल्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जैसे पोटेशियम हो गया, रक्त में पोटेशियम हो गया, और उच्च रक्तचाप है। ओके, शरीर में सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखता है, तो मिनरल्स का ये काम करता है, मिनरल को कंट्रोल करने का काम करता है, उनमें बैलेंस लाने का काम करता है। और जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, इसका मेन काम होता है रक्त शर्करा के स्तर को और ऑक्सीजन को कंट्रोल में रखना। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। और इसमें भी दो तरह के होते हैं, एक तो कॉर्टिसोल होते हैं और एक कॉर्टिकोस्टेरॉन होते हैं। चलिए, फिलहाल इतना आप जो समझ लीजिए। ओके, और एड्रिनल मेडुला से आपके जो निकलते हैं वो एपिनेफ्रिन हार्मोन और आपके नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन निकलते हैं, या फिर एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन बोलते हैं इनको। ओके, जो मेडुला है ये आंतरिक भाग होता है और कॉर्टेक्स बाहर का भाग होता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई है। एक बार मैंने थोड़ा सा आपको फिर से बता दिया है, फिलहाल ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको डिटेल में। फिर 26 क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है। हाथ छपाई का मतलब है यानी कि हैंड प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है इनमें से। ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग या फिर स्टेंसिल प्रिंटिंग। ओके, तो इसमें कौन सी नहीं है, तो वो है आपकी डुप्लेक्स प्रिंटिंग।
ये आपकी हैंड प्रिंटिंग नहीं है। देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग जो है ये भी हाथ से की जाती है, ब्लॉक्स को हाथ से जो है प्रिंट कर सकते हो। स्क्रीन प्रिंटिंग भी हाथ से की जा सकती है, हैंड प्रिंटिंग मशीन से भी की जा सकती है, हाथ से भी की जा सकती है। स्टेंसिल भी हाथ से की जा सकती है। स्टेंसिल आपने देखा होगा, इसमें क्या होते हैं, जो भी नमूने आपको तैयार करने हैं वो नमूने स्टेंसिल पर कट कर दिए जाते हैं और जो पूरा मतलब पूरा नहीं कट किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप स्केल आपने देखा होगा, स्केल भी आती है स्टेंसिल वाली स्केल होती है चौड़ी सी, उसमें ABCD 1 2 3 कट होता है, लिखा होता है और वो उतना पार्ट ABCD 1 2 3 जो है वो कट होता है और पूरी जो है वो पतले पतले जो है उसमें तारों से जुड़ी रहती है एक दूसरे से। तो ऐसे ही स्टेंसिल होता है, ठीक। और क्या होता है, ये भी आप हाथ से कर सकते हो। लेकिन जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग है इसमें क्या होता है, इसमें मशीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ओर छपाई क्रिया एक साथ होती है। डुप्लेक्स के नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या होता है कि दोनों साइड में छपाई जो है एक साथ होती है और एक ही समय में होती है। ओके। और इसमें क्या होता है कि इस छपाई विधि में बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता जरूरत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर जो मशीन रोलर का उपयोग किया जा रहा है अगर वो थोड़ा सा भी वो हिल गया जरा सा भी तो जो नमूने हैं वो बिगड़ जाते हैं। ओके, चलिए। और हाँ, इसमें ये भी होता है कि चूंकि दोनों साइड में छपाई एक साथ एक समय में होती है और इस छपाई से जो भी कपड़े तैयार होते हैं उनका जो उल्टा और सीधा साइड है वो पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, तो ये होगा आपका जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग है वो हैंड प्रिंटिंग टेक्निक नहीं है। फिर है कोशिका की खोज किसने की, यानी कि कोशिका का मतलब है आपका सेल, ठीक है। तो किसने डिस्कवर किया सेल को, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया। फिर है चलन तंत्र है, यानी कि लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम ये क्या है, चलन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, कंकाल तंत्रिका, लसिका, एक्सक्रीटरी स्केलेटन सिस्टम, नर्वस या फिर लसिका यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम। तो चलन तंत्र लोकोमोटर सिस्टम है। चलन तंत्र का मतलब है स्केलेटन, यानी कि स्केलेटन ही हमारे जो है मूवमेंट में मदद करता है, तो यही होगा। फिर है 29 क्वेश्चन है कि वार्डरोब शब्द दर्शाता है कपड़ों की दशा। वार्डरोब आप सभी जानते हो, कपड़ों की दशा को, कपड़ों के संग्रह को, गिनती को या फिर उसकी देखभाल को। तो जाहिर सी बात है वार्डरोब का यूज किस लिए करते हैं, हम कपड़ों को रखने के लिए, संग्रह करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। फिर है टाइफाइड रोग का कारण क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस टाइफाई या फिर साल्मोनेला टाइफाई या फिर प्लाज्मोडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड का कारण क्या है, टाइफाइड का कारण है साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको जो भी आप बैक्टीरिया का नाम याद कर रहे हो वो पूरा याद करिएगा। देखिए यहाँ पर इसमें भी टाइफी है और इसमें भी टाइफी है, बस आगे का नाम चेंज कर दिया, स्ट्रेप्टोकोकस और साल्मोनेला, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ध्यान आप याद रखिएगा, बैक्टीरिया जो भी आप याद करो, किसी बैक्टीरिया की वजह से अगर कोई रोग हो रहा है तो वहां पर पूरा नाम याद करिएगा, साल्मोनेला टाइफी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब आते हैं 31 क्वेश्चन पर। टीबिया प्रमुख हड्डी है, ठीक है। टीबिया जो है वो प्रमुख हड्डी है कहाँ की, तो ये हम जब आपको पढ़ा रहे थे उस टाइम पर ये चीज हमने कही थी आपको कि ये ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने हड्डियों के बारे में आपको बताया हुआ था उसमें एक तो नाम जरूरी है और एक उनके नंबर्स जरूरी हैं, ज्यादातर यही पूछा जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टीबिया प्रमुख हड्डी है। टीबिया यहां पर मैं स्पेलिंग इसकी लिख देती हूँ, टीबिया ये जो बोन्स है ये कहाँ पाई जाती है, छाती में, चेस्ट में हमारे, ठीक है, या फिर सिर में, हेड में, या फिर पैर में, या फिर हाथ में। तो टीबिया कहाँ पर पाई जाती है, ये लेग में, पैर में पाई जाती है। तो पैर में और कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, तो पैर में हमारे फीमर होती है जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है, फीमर होती है, टीबिया होती है और फीबुला होती है, ये पैर में पाई जाती है। और हाथ में कौन सी हड्डी पाई जाती है, ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, ठीक है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना ये आपकी हाथ में पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमने आपको बताया हुआ है तो वहां पर आप देख सकते हो। फिर है अधिगम और कल्पना है, यानी कि लर्निंग और इमेजिनेशन, ये क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है यानी कि इंडिविजुअल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है यानी कि साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, या फिर मानसिक प्रक्रिया यानी कि मेंटल प्रोसेस, या फिर शारीरिक प्रक्रिया यानी कि फिजिकल प्रोसेस है। तो अधिगम और कल्पना यानी कि लर्निंग और इमेजिनेशन ये क्या है, तो ये आपकी एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस है, आप लर्न करते हो और इमेजिन करते हो तो मानसिक प्रक्रिया के द्वारा।
फिर 33 क्वेश्चन है कि महिला यानी कि स्त्री लिंग हार्मोन है यानी कि फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो ये आप सभी को पता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन है जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन है। ईस्ट्रोजन एंड दूसरा क्या है? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। चलिए अब आते हैं ठीक। फिर है वसा में घुलनशील विटामिन है यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन पूछा जा रहा है। ए बी सी के, सी डी ई के, ए डी ई के, ए डी सी बी। तो आप सभी को पता है इसको कौन सा है? ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के ये आपके फैट सॉल्युबल है। और वाटर सॉल्युबल कौन से हैं? बी और सी। बी और सी विटामिन, ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम आमाशय में उपस्थित रहता है यानी कि स्टमक में आपके कौन सा एंजाइम होता है? बताना है आपको। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज या फिर सारे के सारे। तो ये भी आपको हम बता चुके हैं कि सारे पाए जाते हैं। पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज ये तीनों ही आपकी आमाशय यानी कि स्टमक में रहते हैं। फिर है एक स्वस्थ मानव में सांस लेने की औसत क्रिया डैश बार प्रति मिनट है यानी कि ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स डैश टाइम्स पर मिनट। तो एक स्वस्थ मानव सांस लेने की जो औसत प्रक्रिया है 1 मिनट में वो कितनी बार सांस लेता है? 20, 12 से 16, 20 से 30 या फिर नन। तो इसका जो राइट आंसर है 12 से 16। ठीक है, 1 मिनट में 12 से 16 बार जो है एक स्वस्थ मानव जो है सांस लेता है। फिर है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी को पता है, मैरास्मस, अनीमिया, बेरीबेरी या फिर स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। मैरास्मस जो होता है प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है। एनीमिया आयरन की कमी से होता है। बेरीबेरी थायमिन की कमी से होता है यानी कि विटामिन B1। फिर है किसके कारण रुधिर लाल दिखाई देता है? ये भी आपको पता है कि ब्लड सीम्स रेड ड्यू टू किसके कारण? हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम, हीमोग्लोबिन या फिर रोडोप्सिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ऑब्वियसली इसके कारण रुधिर लाल दिखाई पड़ता है। फिर मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? पसलियों का मतलब है रिब्स। कितनी होती हैं? ठीक है, तो पसलियां ये भी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, 24 होती है। मैंने बताया था कि अगर सिर्फ पूछा जा रहा है कितनी पसलियां हैं टोटल तो 24 होती हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए यानी कि पेयर पूछा जाए तो 12 जोड़ी होती हैं और टोटल 24 होती हैं। फिर है बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है प्रोड्यूस अनश्रिंकेबल फैब्रिक किसके द्वारा? साइजिंग के द्वारा, कैलेंडरिंग के द्वारा, टेंटरिंग के द्वारा या फिर सैनफोराइजिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है बाय सैनफोराइजिंग। ठीक है, सैनफोराइजिंग से क्या होता है? सिकुड़न को खत्म किया जाता है। तो इसके द्वारा कैलेंडरिंग आप जानते हो कि बहुत बड़े लेवल पर जो है इसको कपड़े को प्रेस करने की प्रक्रिया होती है। और टेंटरिंग में क्या करते हैं? जो कपड़े की डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू कपड़ा गुजरता है तो क्या होती है उसकी लंबाई और जो चौड़ाई होती है तो उसका जो वांछित दशा में नहीं होती यानी कि जो डिजायरेबल कंडीशन में नहीं होती है। तो टेंटरिंग के द्वारा कपड़े की जो लंबाई और चौड़ाई हो उसको वांछित यानी कि डिजायरेबल कंडीशन में लाने के लिए टेंटरिंग किया जाता है। और साइजिंग तो अभी जस्ट हमने बताया है आपको। ठीक है, तो सैनफोराइजिंग राइट आंसर होगा। फिर है 41 क्वेश्चन है कि सर्वाधिक असुरक्षित चेक होता है कौन सा? अकाउंट पेयर, ड्राफ्ट, बियरर चेक या फिर विदेशी चेक। सर्वाधिक असुरक्षित चेक यानी कि रिस्की चेक कह सकते हो। ये मोस्ट अनप्रोटेक्टेड चेक कौन सा होता है? तो ये होता है आपका बियरर चेक। ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको चेक के बारे में बता देती हूँ, पढ़ा देती हूँ। चलिए तो फटाफट चेक देख लेते हैं जल्दी से। अब ये तो देखिए ये तो नॉर्मल चेक है। ठीक है, चेक आप सभी जानते हो, घरों में होगा, चाहे आपके फादर्स यूज करते हो, आप खुद यूज करते होगे, घर में कोई ना कोई तो यूज करता होगा। तो आप सभी को पता होगा चेक में क्या होता है, यहाँ पर पे होता है, यहाँ पर नाम लिखना होता है, यहाँ पर रुपीज लिखनी होती है, यहाँ पर इनको नंबर्स में लिखने होते हैं, यहाँ डेट होती है, यहाँ पर नाम होता है बैंक का। ठीक है, और यहाँ पर अकाउंट नंबर कहीं कहीं पर लिखा रहता है किसी किसी चेक में और कहीं कहीं पर आपको खुद लिखना होता है। चलिए, और यहाँ पर नीचे नंबर्स होते हैं, यहाँ सिग्नेचर करना होता है। आप चलिए चेकों का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो देखिए चेक का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, तो पहला होता है इसको स्थान के आधार पर किया जाता है। ठीक है,
पहला है स्थान के आधार पर स्थानीय चेक यानी कि लोकल चेक, आउट स्टेशन चेक यानी कि आउट स्टेशन चेक ही बोलते हैं, एट पार चेक, ठीक है। और देखते हैं और भी है कोई क्या। ओके, तो ये पहला है स्थान के आधार पर। तो देखिए लोकल चेक क्या होता है यानी कि स्थानीय चेक क्या होता है, यदि सिटी ए का चेक सिटी ए में ही क्लियर हो, यानी कि जिस सिटी का चेक है अगर उसी सिटी में क्लियर होता है तो इसे स्थानीय चेक यानी कि लोकल चेक बोलते हैं। जैसे आपको यदि मैंने आपके नाम पर चेक दिया तो आपको उस चेक को लेकर शहर के ही संबंधित ब्रांच में जाना पड़ेगा। आप शहर से बाहर लेकर उसे क्लियर करवाओगे तो आपको अलग से पैसे लगेंगे, यानी कि फिक्स्ड बैंकिंग चार्ज। अगर आप उसी सिटी का चेक उसी सिटी में आप क्लियर करवाते हो तब कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन अगर शहर से बाहर ले जाकर के जो है करवा रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है, ठीक। फिर है आउट स्टेशन चेक, यदि स्थानीय चेक को शहर से बाहर ले जाकर क्लियर करा रहे हैं तो वो चेक आपका आउट स्टेशन चेक कहलाता है, जिसके लिए बैंक फिक्स्ड चार्ज लेती है। ओके, फिर है एट पर चेक, या ऐसा चेक है जो पूरे देश में संबंधित बैंक के सभी ब्रांचों में स्वीकार्य है, ठीक है, पूरे देश। एट पर चेक जो होता है पूरे देश में जिस बैंक का है उसके सभी ब्रांच में स्वीकार्य होता है। और खास बात यह है कि ये बाहर के ब्रांचों में इसे क्लियर करने के दौरान अतिरिक्त प्रभार नहीं लगता, यानी कि कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लगता है एट पर चेक। यानी पूरे देश में आप उस बैंक के जो है किसी भी ब्रांच में जाकर के आप करवा सकते हो, कोई एडिशनल चार्ज इसमें नहीं लगेगा। फिर है दूसरा, ये तो हो गया स्थान के आधार पर। अब यहाँ पर चेकों का वर्गीकरण है मूल्य के आधार पर। तो पहला है साधारण मूल्य वाले चेक यानी कि नॉर्मल वैल्यू चेक। ये 1 लाख से कम मूल्य वाले चेक जो होते हैं उनको नॉर्मल वैल्यू चेक बोलते हैं, ठीक है। ऊंचे मूल्य वाले चेक यानी कि हाई वैल्यू चेक, इनको जो 1 लाख से ऊपर वाले चेक होते हैं उनको हाई वैल्यू चेक बोलते हैं। फिर उपहार चेक यानी कि जो गिफ्ट चेक है वो अपने प्रियजनों को उपहार स्वरूप दिए जाने वाले चेक को गिफ्ट चेक बोलते हैं, ठीक है। अब उपहार चेकों की जो राशि होती है वो 100 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक हो सकती है, ठीक है, उपहार के रूप में दिए जाते हैं। अब मुख्य रूप से जो चेक होते हैं वो यहाँ पर देखिए, मुख्यतः 3 प्रकार के, 3 यहाँ लिखा हुआ है लेकिन ये 4 है। पहला है खुला चेक यानी कि ओपन चेक। खुला चेक वो चेक होता है जिसे बैंक में प्रस्तुत कर काउंटर पर ही नगद प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्लियरेंस के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गिव एंड टेक ओपन चेक को धारण करने वाला व्यक्ति काउंटर में जाकर के चेक दिखा करके पैसे ले सकता है और या तो अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकता है या चेक के पीछे हस्ताक्षर करके किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है, यानी कि प्राधिकृत कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है। यानी कि अगर वो चाहे तो वो चेक खुद ले जा करके अपना क्लियर करवा सकता है काउंटर पर ही, या फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकता है, या फिर अगर किसी को खुद नहीं करवा सकता है क्लियर तो किसी दूसरे को वो चेक के पीछे अपना हस्ताक्षर करके किसी अन्य व्यक्ति को दे करके और वो जाकर के वो उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा देगा या फिर उसको पैसे ला करके दे देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, आप जो नॉर्मल चेक है आप उसको कह सकते हो ओपन चेक है वो, ठीक है। तो ये सेफ होता है क्योंकि बिना आपके हस्ताक्षर के कोई आपका पैसा नहीं निकाल सकता है, ठीक है, ओपन चेक है ये। फिर आता है बियरर चेक। तो बियरर चेक वो चेक है जो खाताधारी यानी कि जो अकाउंट होल्डर है का कोई भी प्रतिनिधि बैंक में जाकर भुना सकता है, यानी कि क्लियर करवा सकता है। प्रतिनिधि को चेक देते समय चेक के पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ओपन चेक में क्या था, पीछे सिग्नेचर की जरूरत है लेकिन इसमें पीछे हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है एवं मात्र चेक दे देने से निकासी हो जाती है, यानी कि कोई भी जाकर के आपका चेक लेकर के पैसे निकलवा सकता है। इस वजह से ये चेक बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर ये चेक गलती से अगर कहीं भूल गए आप या फिर किसी ने चुरा लिया तो कोई भी बैंक में जाकर के इसको क्लियर करवा सकता है, पैसे आपके निकाल सकता है, क्योंकि इसमें सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ बियरर चेक का। ये है बियरर चेक। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ जो बियरर है वो लिखा रहता है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये बियरर लिखा हुआ है, ठीक। ये होता है बियरर चेक, यानी जो नॉर्मल चेक है जिसमें यहाँ पर बियरर लिखा रहता है वो होता है बियरर चेक। बस क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल चेक होता है उसमें भी बियरर लिखा होता है, लेकिन उसमें क्या होता है ओपन चेक जिसे बोलते हैं, तो उसमें पीछे आपको सिग्नेचर करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इसमें बियरर में क्या होता है कि सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर सॉरी, हाँ,
तो ओपन चेक होगा, बियरर चेक हो गया। अब क्रॉस्ड चेक, क्रॉस्ड चेक में क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के नाम से लिखा जाता है क्रॉस चेक, और ऊपर बाईं ओर दो समानांतर लाइनें खींच दी जाती हैं जिनके बीच कंपनी का नाम या फिर अकाउंट पे या फिर नॉट निगोशिएबल लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस चेक से नगद निकासी नहीं होती है, यानी कि आप पैसे नगद नहीं ले सकते हो, और संबंधित राशि केवल नामित व्यक्ति यानी संस्था के खाते में हो सकती है, यानी कि अकाउंट में आप इसको डलवा सकते हो, जिनका नाम लिखा होगा बस उन्हीं, जिस व्यक्ति का नाम लिखा होगा या फिर जिस संस्था का नाम होगा बस उनके जो है अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर करा सकते हो, मतलब भिजवा सकते हो, नगद नहीं मिलता है। ठीक है, ये क्रॉस चेक होता है। इसका भी मैं पिक्चर दिखा देती हूं आपको, तो देखिए क्रॉस चेक। सॉरी, ये है क्रॉस चेक। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर क्रॉस चेक, यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है इस तरीके से लेफ्ट साइड में, यानी कि बाईं ओर दो समानांतर पैरेलल लाइन यहाँ पर खींच दी जाती है, और यहाँ पर जैसा हमने बताया कि किसी भी कंपनी का नाम लिखा जा सकता है, अकाउंट पेई का नाम लिखा जा सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये क्रॉस चेक होता है, तो ये स्पेशली जो है दिया जाता है, मतलब किसी संस्था या फिर किसी व्यक्ति के नाम पर स्पेशली दिया जाता है। फिर होता है आदेश चेक, यानी कि ऑर्डर चेक। इस चेक में बियरर शब्द को काट दिया जाता है। ठीक है, ऑर्डर चेक जो होता है, जो बियरर चेक है आपका वही होता है, उसमें जो बियरर शब्द लिखा होता है, क्योंकि नॉर्मल चेक में लिखा ही रहता है, इस शब्द को काट दिया जाता है और उसके स्थान पर ऑर्डर लिख दिया जाता है। इसमें खुले चेक की तरह, यानी कि ओपन चेक की तरह चेक से अपने अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकता है या चेक के पीछे हस्ताक्षर करके किसी अन्य व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है। ठीक है, ऑर्डर चेक, इसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको। ऑर्डर चेक, ये है ऑर्डर चेक। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो ना, यहां पर जो बियरर लिखा हुआ था इसको कट कर दिया जाता है और इसकी जगह पर यहां पर ऑर्डर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर चेक हो गया, और सब कुछ वैसे ही रहता है, इसमें भी पीछे सिग्नेचर करने की जरूरत होती है। ओके, तो ये सारे चेक हो गए आपके जो मेन चेक थे, मुख्य रूप से ये 4 चेक होते हैं आपके, और इसका गारंटी भुगतान के आधार पर भी होता है। सेल्फ चेक होता है, सेल्फ चेक वो होता है जिसे खाताधारी बैंक में प्रत्यक्ष भुगतान के लिए स्वयं प्रस्तुत करता है, इसमें भुगतान पाने वाले के नाम की जगह पर सेल्फ लिख दिया जाता है, यानी कि जो आपके पास होगा, आपके घरों में जो आपके पास खुद के पास आपके पास चेक होगा, तो आपने देखा होगा उसमें जब भी आपको राशि यानी चेक किसी को देना होता है या फिर खुद निकालना होता है, तो वहां पर आप सेल्फ लिखते हो। इसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। सेल्फ चेक, ओहो सॉरी, ये है, ये देखिए, ये है सेल्फ चेक। ठीक है, यहां पर ये आपका खुद का है, यहाँ पर जहां पे का नाम होता है यहाँ पर सेल्फ लिखते हो, यहाँ पर रुपीज, यहाँ पर नंबर्स, और यहाँ पर अकाउंट नंबर कहीं कहीं किसी किसी में लिखा होता है, किसी किसी में नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर सेल्फ लिखना होता है अगर जो सेल्फ चेक होता है। चलिए, ये हो गया, सेल्फ चेक के बारे में भी हो गया। फिर है पोस्ट डेटेड चेक, आगे की तारीख वाला चेक। आगे की तिथि में भुगतान वाला चेक एक ऐसा क्रॉस किया हुआ बियरर चेक होता है जिसमें आगे की तिथि अंकित होती है, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि इस चेक का भुगतान अंकित तिथि या उसके बाद हो सकता है, यानी कि जो भी तिथि पड़ी होगी चेक पर, या तो उस डेट पर उसका भुगतान होगा या फिर उसके बाद होगा। ठीक है, ये पोस्ट डेटेड चेक होता है। और पीछे की तारीख यानी कि एंटी डेटेड चेक होता है, इसमें क्या होता है, बैंक में प्रस्तुत करने की पहले की तिथि होती है। ये चेक अंतिम तिथि से 3 महीने के पूरा होने के तक, यानी कि 3 महीने के अंदर, अंतिम तिथि से 3 महीना पूरा होने के अंदर तक इसको भुनाया जा सकता है, यानी कि इसको क्लियर करवाया जा सकता है। इसमें क्या होता है, बैंक में प्रस्तुत करने के
पहले की तिथि लिखी होती है, इसी वजह से इसको एंटीडेटेड चेक बोलते हैं। इसका मैं पिक्चर दिखा देती हूँ आपको फिलहाल, लेकिन इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या है, डेट है। ये है पोस्ट डेटेड चेक। अब यहाँ पर जो यहाँ पर डेट पड़ी होगी ना, ये जो डेट पड़ी होगी तो उस डेट पर आप निकाल सकते हो या फिर उस डेट के बाद निकाल सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली ऐसे लिखा होता है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है आपको फिलहाल, लेकिन ऐसे ही होता है। अब जो है एंटीडेटेड भी दिखा देते हैं आपको। ये एंटीडेटेड है। इसमें क्या होगा, इसमें भी फिलहाल इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जो डेट लिखी होगी वो आपकी बैंक में पहले की तिथि लिखी होगी। ठीक है, और ये भी क्या होता है, आपको 3 महीने के अंदर ही इसको निकालना होता है। अंतिम तिथि से 3 महीने के अंदर निकालना होता है। चलिए फिलहाल सारे चेक तो हो गए। बियरर हो गया, पोस्ट डेटेड हो गया, ऑर्डर चेक हो गया। ये जो है ना, एक होता है ट्रांसफर चेक होता है, जिसमें कि वो करेंसी के रूप में होता है। जैसे आप कहीं बाहर जा रहे हो, इंडिया से बाहर जा रहे हो, तो वहां पर आपको ये करेंसी ले सकते हो, वहां जाकर यूज कर सकते हो और फिर यहाँ पर आकर के उसको पैसे में कन्वर्ट करा सकते हो। तो यहाँ लिखा अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवलर्स चेक। ठीक है, ये ट्रांसफर चेक होता है, ट्रांसफर नहीं, ट्रेवलर्स चेक, सॉरी ट्रेवलर्स चेक होता है। और बियरर हो गया, क्रॉस चेक हो गया। अरे यार, ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका चेक के बारे में। अच्छा, यहाँ पर कुछ और भी है, काल बाधित चेक यानी कि स्टेल चेक। ये क्या होता है, हर चेक को उसमें अंकित तिथि के 3 महीने के अंदर अंदर आप क्लियर कराने का नियम होता है। ठीक है, ये 3 महीने तक ही वैलिड होता है। यदि ये तिथि पार हो जाती है तो इसी को स्टेल चेक यानी कि काल बाधित चेक कहते हैं, जो कि बैंक के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसी को स्टेल चेक बोल देते हैं। चलिए फाइनली तो ये हो गया आपका। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो सारे चेक आपको पता चल गए। ड्राफ्ट ये चेक नहीं है, ठीक है, अकाउंट पे ही, और ये अकाउंट पे ही तो यहाँ पर नाम लिखना होता है। विदेशी चेक, विदेशी चेक को ही इसको ओवरसीज चेक बोलते हैं। फिर है 42 क्वेश्चन है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, यानी कि विच एमंग द फॉलोइंग मिनरल इज मैक्सिमम इन बोन्स। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो आप सभी को पता है कैल्शियम फॉस्फेट ये जो होता है आपका हड्डी में सबसे अधिक होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 43 क्वेश्चन, क्विंग और बलबलाना नहीं, यहाँ पर क्विंग मैं लिख देती हूँ इंग्लिश, क्विंग एंड बैबलिंग है। ये बैबलिंग को बलबलाना बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में। तो क्विंग एंड बैबलिंग वाणी विकास की अवस्था है। क्विंग एंड बैबलिंग इज द स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट। प्रथम अवस्था है, द्वितीय, मध्य या फिर अंतिम अवस्था है। तो आप सभी को पता है कि ये आपकी सेकेंड स्टेज होती है, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज होती है बच्चों की स्पीच डेवलपमेंट की वो होती है क्राइंग, यानी सबसे पहले क्या होता है, बच्चे रोते हैं, उसके बाद में क्विंग, बैबलिंग और फर्दर सारी चीजें आ जाती हैं, गेस्चर्स और टेलीग्राफिक स्पीच वगैरह ये सब आ जाता है। ठीक है, तो प्रथम अवस्था आपकी क्राइंग होती है और जो द्वितीय अवस्था है वो आपकी क्विंग और बैबलिंग होती है। फिर आता है MMR दर्शाता है, MMR। ठीक है, MMR इसका फुल फॉर्म बताना है, मिजल्स, मम्स या फिर रुबैला। मम्स मलेरिया, रुबैला, मिजल्स, मम्स, रिकेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पहला, मिजल्स, मम्स और रुबेला। ठीक है, ये आपके MMR के फुल फॉर्म है, मिजल्स, मम्स और रुबेला। ओके, अब चलिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टीका के बारे में बता देती हूँ, यानी कि यहाँ पर ये चार्ट दिखा देती हूँ और थोड़ा सा फटाफट आपको समझा देती हूँ। तो आई थिंक दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा वैक्सीनेशन के बारे में बताया गया, ये रिवाइज्ड दिसंबर 2010। ठीक है, देखिए यहाँ पर एज ऑफ चाइल्ड दिया हुआ है, फिलहाल आपको क्लियर नहीं होगा, मैं यहाँ पर बोल देती हूँ, आप समझ जाइएगा यहाँ पर, लेकिन टीका क्लियर है। BCG का टीका कब लगता है, ठीक है, BCG का जो टीका है तुरंत जैसे बच्चे की जन्म होता है एट बर्थ, यानी कि जन्म के समय ही लगता है, या फिर बिफोर 2 वीक्स, यानी कि या फिर बर्थ के तुरंत बाद में BCG का टीका लगवाना होता है। ठीक है, ये और टीबी का टीका होता है ये, और या फिर अगर उस समय छूट गया है तो फिर आप जो है 2 वीक के अंदर, 2 वीक से पहले ही आपको लगवा लेना होता है। ठीक, फिर है ओरल पोलियो। ओरल पोलियो का भी इस टाइम पर लगता है
एट बर्थ या फिर बिफोर 2 वीक्स। फिर है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। एचआईवी जो है क्या है, ये जो है आपका ये एक इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है, उसके लिए बैक्टीरिया के लिए एचआईवी का इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ये इन्फ्लुएंजा वो फीवर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया होता है, उससे बचाव के लिए एचआईवी का टीका लगता है। तो डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, इन तीनों का जो टीका है वो कब कब लगता है, देखिए यहाँ पर 6 वीक्स पर यानी कि 1.5 महीने पर, या फिर सून आफ्टर यानी कि या तो आप 1.5 महीने पर लगवा लो या फिर जस्ट इसके बाद में लगवाना होता है। ठीक, तो ये पहला डोज है। देखिए यहाँ पर पोलियो का, पोलियो एक तो तुरंत लगवाई जाती है और फिर उसके बाद में पोलियो की जो पहली डोज होती है ओरल पोलियो, ये पोलियो है, ठीक है, ओरल पोलियो। फिर उसके बाद में पहला डोज जो है पोलियो का वो भी आपका 6 वीक्स पर लगवाना होता है। पहला डोज देखिए कौन कौन सा डोज जो है उसके 3 डोज किसके किसके लगते हैं, एक तो पोलियो के 3 डोज लगते हैं, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी इनके 3 डोज लगते हैं, और एक नया ऐड हुआ है जिसे कि पीसीवी बोलते हैं, पीसीवी 10, ये निमोनिया के लिए लगता है, ठीक है। और ये जो है आपका इसके भी 3 टीके लगते हैं। तो 3 टीके किस किसके हो गए आपके, एक तो पोलियो के हो गए, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी के हो गए 3 टीके, और पीसीवी यानी कि निमोनिया के लिए जो लगता है इनके 3 टीके हो गए। अब जो है जो पहला टीका है पोलियो का और डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईवी और पीसीवी, इन तीनों का जो पहला टीका है वो 6 वीक्स पर लगता है, 6 सप्ताह यानी कि 1.5 महीने पर, या फिर सून आफ्टर। दूसरा टीका कब लगता है, 10 सप्ताह पर, 10 वीक्स यानी कि 10 सप्ताह पर, या फिर 2.5 महीने या फिर सून आफ्टर लगाना होता है। तीसरा टीका 14वें सप्ताह यानी कि 14 वीक्स पर लगाना होता है, यानी कि 3.5 महीने पर, या फिर सून आफ्टर। मतलब सून आफ्टर का मतलब है अगर छूट गया है खुद तो जस्ट आप जो है, अगर मान लीजिए आप 3.5 महीने पर नहीं लगवा पाए, छूट गया, तो जस्ट उसके बाद जाकर के लगवा लीजिए, ठीक, बहुत लेट नहीं करना होता है। तो ये 3 टीके अलग अलग लग गए। फिर 9वें महीने पर या फिर सून आफ्टर लगवाना होता है आपको मेजल्स का, यानी खसरे का टीका लगवाना होता है, ठीक है, और येलो फीवर का टीका लगवाना होता है। और 6 महीने या फिर जस्ट इसके बाद में, ठीक है, ये विटामिन ए का जो है डोज दी जाती है। अब इसमें क्या है, जो विटामिन ए की डोज दी जाती है वो हर 6 महीने पर देना होता है, और जब तक बच्चा 5 साल का हो रहा है, यानी कि बच्चे के 5 साल तक होने तक हर 6 महीने पर विटामिन ए की डोज दी जाती है। ओके, तो ये हो गया आपका वैक्सीनेशन का, इसको भी तैयार कर लीजिएगा, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, फिर अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओ ऋधुर वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता होते हैं क्योंकि इनमें, इसको हम कई बार बता चुके हैं आपको कि ओ ऋधुर वर्ग यानी कि जिनका कि ओ ब्लड ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्यों, ये मतलब क्यों सबको ब्लड दे सकते हैं। एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीजन ए बी दोनों होता है, या फिर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है नो एंटीजन, ठीक है, इनमें कोई भी एंटीजन नहीं होता, इस वजह से ये हर किसी को जो है ब्लड दे सकते हैं। और स्पेशली मैंने बताया था कि अगर ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव में पूछता है तो ओ निगेटिव होगा, जो कि यूनिवर्सल डोनर होता है, यानी कि वो हर किसी को दे सकता है। चलिए, अब ग्रीन हाउस गैस में गैस उपस्थित होती कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन सी गैसेस होती हैं, वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके अलावा कौन कौन सी गैस है वो भी मैं आपको पिक्चर के माध्यम से दिखा देती हूँ। सॉरी, चलिए, ये तो फिलहाल आपने देख लिया होगा, कई बार हम जब यहाँ पर आपको चेक दिखा रहे थे तो यहाँ पर आ जा रहा था। ये है ग्रीन हाउस गैस। देखिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैस होती हैं, मीथेन होती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन, ठीक है, मीथेन जिसे CH4 केमिकल फॉर्मूला है इसका, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ओजोन का O3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड CO और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये आपकी सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है। ओके, फिर है CPCB दर्शाता है,
इसका फुल फॉर्म है CPCB स्टैंड्स फॉर कॉमन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्रिटिकल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर सेंट्रल पॉल्यूशन केयर बोर्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB का ये फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब यहां पर है 48 क्वेश्चन है कि पोलियो की दवा के आविष्कारक है, यानी कि किसने खोज की पोलियो के दवा की खोज, इन्वेंटर ऑफ पोलियो मेडिसिन, ठीक है, पोलियो मेडिसिन की खोज किसने की है? जोनास सालाक ने, LE7 ने, सलमान बख्शमा ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसने की है? इन्वेंटर ऑफ पोलियो मेडिसिन कौन है? जोनास सालाक। ओके, इनका भी मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, जोनास सालक। फिर इसके बाद 49 क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। कॉर्निया, परितारिका, पुतली या फिर डिस्क। अब देखिए कॉर्निया तो फिलहाल इंग्लिश हिंदी एक ही है। परितारिका इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? आइरिस, सॉरी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आइरिस बोलते हैं। पुतली इसका मतलब है प्यूपल्स। दृष्टिपटल इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेटिना। ओके, अब यहां पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या कहते हैं? तो वो है आपका कहां पर प्रतिबिंब बनता है? हमारे रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। फिर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन, समेकित बाल विकास सेवा का मुख्य उद्देश्य है। समेकित बाल विकास सेवा यानी कि ICDS की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसका जो है मुख्य उद्देश्य यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए टीकाकरण और 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के आहार व पोषक में सुधार लाना, माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान कराना या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इस पर जो UPSC SSB के द्वारा जो राइट आंसर दिया गया है वो है आपका दूसरा वाला बी। ठीक, अब ऐसे क्या था, फिलहाल मैंने भी इसमें गलत लगाया था, यहाँ पर मैं उपरोक्त सभी करके चली आई थी क्योंकि देखिए इम्यूनाइजेशन जो भी है वो इस स्कीम के अंदर में होता है। ठीक है, अगर ICDS की स्कीम पूछी जाए तो उसमें इम्यूनाइजेशन भी आ जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका होगा ये 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के आहार एवं पोषण में सुधार लाना। ठीक है, अब इसके देखिए मैं और ऑब्जेक्टिव्स इसके दिखा देती हूँ आपको। अब ये जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बहुत ही ऑथराइज्ड सोर्स से मैं बता रही हूँ। ये है किसके द्वारा है? देखिए यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनकी साइट पर ये चीज दिया हुआ है। ठीक है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनके द्वारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, जिससे कि आप ये ना हो, कंफ्यूज ना हो कि हाँ ये गलत है या फिर सही है। तो ये डिपार्टमेंट की साइट पर दिया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो देखिए ईयर तो आप जानते हो ICDS का कब लॉन्च हुआ है इन इंडिया में, 2 अक्टूबर 1975 में। ओके, फिर इसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। ओके, हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर, ये तो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है और ये मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर दूसरा है टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि जो बच्चों का साइकोलॉजिकल यानी कि मनोसामाजिक, सॉरी साइकोलॉजिकल क्या हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक। ओके, और फिजिकल यानी कि शारीरिक हो जाएगा, और सोशल का मतलब हो गया सामाजिक। जो विकास, ये तीनों विकास जो है बच्चों के, उनके लिए फाउंडेशन का मतलब एक आधार तैयार करना हो गया।
फिर तीसरा है टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, मॉलन्यूट्रिशन एंड स्कूल ड्रॉप आउट, यानी कि जो मोर्टेलिटी यानी कि जो बच्चों की डेथ हो रही है और जो बच्चे रोगग्रस्त हो रहे हैं, मॉर्बिडिटी, मालनरिश्ड हो रहे हैं और जो स्कूल छोड़ करके बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि 0 से 6 वर्ष तक का है, तो बच्चे जो स्कूल ड्रॉप आउट यानी कि वो स्कूल छोड़ करके ना जाएं, तो इन इंसिडेंट्स को रिड्यूस करना ही इनका उद्देश्य है। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग्स द वेरियस डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए जो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में जो भी पॉलिसीज हैं, ठीक है, और जो भी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, यानी कि उनके द्वारा जो भी चीज़ें चलाई जा रही हैं, रेगुलेट की जा रही हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन और जो पॉलिसीज हैं उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन यानी कि प्रभावी रूप से उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन को अचीव करना, प्राप्त करना, जिससे कि बच्चों का डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। फिर लास्ट है कि टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द मदर टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, यानी कि जो माँ है उनकी कैपेबिलिटी, इनकी क्षमता जो है उनको एनहांस करना, बढ़ाना, जिससे कि क्या है वो अपने जो बच्चे हैं उनकी नॉर्मल हेल्थ, उनको लुक आफ्टर का मतलब है कि उनकी देखभाल कर सके। ठीक है, टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स, जो उनके बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, जो पोषक आवश्यकताएं हैं, उनको, उनकी जो नॉर्मल हेल्थ है उनको, उनकी जो है वो देखभाल कर सके, किसके थ्रू, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन के थ्रू, यानी कि पोषण, प्रॉपर पोषण, पर्याप्त रूप से पोषण के थ्रू, और हेल्थ एजुकेशन यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, ठीक है, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें और उनकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं उनको भी फुलफिल कर सकें। तो ये इनका उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो इसमें जो ये है माताओं को पोषण संबंधी जानकारी प्रदान करना, तो ये भी उद्देश्य में आ जाता है। ठीक है, अब लेकिन देखिए, अब यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा जाए तो मुख्य तो आपका यही है 0 से 6 वर्ष तक बच्चों के आहार का। ठीक है, अब लेकिन जो टीकाकरण है वो स्कीम के अंदर है, ये उद्देश्य में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं लेकिन उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन लगाना है, तो बेस्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ओके, तो जब भी आपको कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन में हमें 2-3 ऑप्शन जो है तो उनमें कंफ्यूजन हो जाती है कि हाँ ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें तो 2 ऑप्शन सही हैं, ठीक है, लेकिन तीसरा ऑप्शन नहीं सही है, तो हम उपरोक्त सभी नहीं लगा सकते हैं, हमें उन दोनों में से जो सही है उनमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो लगाना होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आपके साथ में फिर डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर आपको ये पसंद आया देन लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।